हेलो एवरीवन, मैं सिर्फ जयेश शर्मा। हम आप सभी का स्वागत करते हैं नर्सिंग फाउंडेशन के इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर। नर्सिंग फाउंडेशन और द फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, शब्द से ही समझ जाओ कि फंडामेंटल यानी आप जो कोर्स कर रहे हो, आप जो नर्स बनने जा रहे हो, उसी का एक ऐसा कोर्स है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपकी नींव बनेगी। बिना नींव के कोई बिल्डिंग खड़ी नहीं होती है, वैसे ही बिना फंडामेंटल या बिना फाउंडेशन के किसी भी प्रकार की कोई भी जो एक नर्स है वो नहीं बन सकती। तो हम आज जो चालू करने जा रहे हैं वो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। सबसे पहले सदाबहार जो नर्सिंग की डेफिनेशन है, जो कि हमारे WHO ने दी थी और जो हैंडरसन जी ने दी थी, सही WHO नहीं, हैंडरसन जी ने दी थी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जो नर्सिंग फाउंडेशन का एग्जाम होगा, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको जो आपकी स्क्रीन पे या फिर आपके पेपर पे अराइव होगा, दैट वाज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग। तो मेक श्योर आपको ये डेफिनेशन कंठस्थ होनी चाहिए। आइए हम बात करते हैं इसके बारे में। Nursing is the unique function of nurse that is to assist the individual, sick as well, in the performance of those activities, contributing to the health as its recovery or to peaceful death. That he would be performed unaided if he had the necessary strength, will, or knowledge, and had to do this such way to help him to gain the independence as rapidly as possible. और ये हमारी डेफिनेशन किसने दी थी? मेक श्योर आपको ध्यान रहे, आप अपने एग्जाम में नीचे लिख कर आए कि हैंडरसन जी ने दी थी, ताकि डेफिनेशन में आपको 2 में से 2 नंबर वो कहीं ना काटे। आपको क्या दे रखा है कि द नर्सिंग इज द यूनिक फंक्शन ऑफ नर्स। नर्सिंग यानी हमारी जो सेवा है, जो केयर हम करते हैं, वो एक नर्स का यूनिक फंक्शन होता है। यूनिक फंक्शन होता है जिसके अंदर वो क्या करता है, इंडिविजुअल या फिर सिक एज वेल एज इन द परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटी टू डू असिस्ट, यानी कि वो असिस्ट करता है, यानी कि वो सिखाता है। एक जो नर्स होती है उसका काम क्या होता है, एक जो पर्टिकुलर कोई इंडिविजुअल पर्सन है, यानी कि जो एक पर्सन है या फिर जो वो सिक है, वो पर्सन क्या करता है कि वो पर्सन जो है उसको असिस्ट करता है, उसको सिखाता है अपनी जो नॉर्मल एक्टिविटीज है उसमें वापस कैसे आना है, उसकी जो रिकवरी है वो कैसे होती है। खुदा ना खास्ता उसको कोई एक ऐसी बीमारी हो गई जिससे अब उसका बचना नामुमकिन है, तो उसमें उसको पीसफुल डेथ की गारंटी एक नर्स देती है कि वो अपने अंत काल के अंदर शांति से मर सके, यानी कि उसकी जो एक लास्ट टाइम की जो बेड रिडन केयर है वो बड़ी अच्छी तरीके से हो। इसके अलावा इसमें लिख रखा है he would perform unaided if it necessary strength or will or knowledge, यानी एक जो पर्सन है या एक जो इंसान है, जब वो बीमार हो जाता है ना दोस्तों, तब वो अपनी जो विल पावर है वो खोने लगता है। सपोज करो आज एक घर में किसी इंसान को कैंसर हो जाए और उसको पता चल रहा है मुझे कैंसर है। अब वो इंसान आधा तो मन ही मन में वो बीमारी से इतना पीड़ित है और वो मन ही मन में इतना घुट जाता है कि वो उसको लगता है कि अब मेरे पास तो मरने के अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं, मुझे तो मरना है। वो अपनी जो विल पावर है, अपना जो नॉलेज है, अपना जो आपा है, सब वो खो बैठता है। तो मेक श्योर आप एक नर्स हो, आप उसको सिखाओ कि नहीं, आप अपने काम को खुद कर सकते हो, आप अपनी केयर कर सकते हो। हम उसकी केयर ऐसे करें कि आप उसको इंडिपेंडेंट जितना जल्दी हो सके, जितना रैपिड हो सके, आप उसको जो है आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको क्या कर सको, उसको वापस से रिकवरी फेज में ला सको कि जितना वो बीमार हुआ है उससे वो जितना जल्दी हो सके अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल में आ जाए, नॉर्मल जो अपना काम है उसके अंदर वो आ जाए। तो ये चीज जो है एक नर्स की डेफिनेशन है, एक नर्सिंग की डेफिनेशन। मेक श्योर हमारे को पता होना चाहिए नर्सिंग की डेफिनेशन क्या है। ये हमारी एक नर्सिंग की डेफिनेशन है। होप सो आपको ये चीज आ गई होगी। और मेक श्योर ये नर्सिंग की डेफिनेशन आपको टिप्स पे होनी चाहिए।
चाहे आप एएनएम कर रहे हो, चाहे जीएनएम कर रहे हो, चाहे बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, ये डेफिनेशन यूनिवर्सल है, ये डेफिनेशन सदाबहार है। आपको पता होनी चाहिए कि ये डेफिनेशन का मतलब क्या है और इसकी एक एक लाइन वर्ड टू वर्ड यू शुड लर्न इट एंड यू हैव टू नो दिस। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारी नर्सिंग, मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर, उसकी जो मदर, जिसकी वजह से आज हमारा नर्सिंग का जो बेस है, जो फाउंडेशन है वो बना है। कौन है ऐसी वो? तो वो है हमारी मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल। यस दोस्तों, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी जो है 12 मई 2080 के अंदर जन्मी थी। और जो क्वेश्चन बनता है कि हम किस पर्सनालिटी या किस महानुभव को लेडी विद द लैम्प कहते हैं? क्यों कहते हैं हम उनको लेडी विद द लैम्प? पता होगा आपको कि उन्होंने लैंप के इस्तेमाल से कई सैकड़ों पेशेंट्स की जो है जान बचाई थी और उन्होंने एक नर्सिंग के इतिहास में अपना कदम जब रखा था तो नर्सिंग की नींव बनी थी। साक्षात नर्सिंग की जो नींव थी वो हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी थी, जो कि 12th ऑफ मई 1820 के अंदर जन्मे थे into a rich British family in France, Italy। फ्रांस इटली का एक रिच यानी कि एक बहुत ही बड़े पूरे खानदान के अंदर इनका जन्म हुआ था। और इनका इन्हीं के ऑनर में हम जो नर्स डे है कब सेलिब्रेट करते हैं, मेक श्योर आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन तो हर एक नर्स को आना चाहिए कि जो 12 मई है, हर साल जो 12 मई है उस समय हम नर्स डे मनाते हैं। नर्सिंग के इतिहास का ये सबसे अनोखा दिन है जो हम किसके ऑनर में मनाते हैं? नर्सिंग फ्लोरेंस नाइटिंगेल के ऑनर में हम ये मनाते हैं। अनफॉर्चुनेटली उनकी जो डेथ थी वो 13th ऑफ अगस्त 1910 लंदन इंग्लैंड के अंदर उनकी डेथ हो गई थी। फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग भी इन्होंने इनको कहा गया है, यानी कि जब वो 40 साल की थी 1860 के अंदर उनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग का नाम दिया गया था और उनको इस ऑनर, इस उपाधि से सुसज्जित किया गया था। इसके बाद में इसमें लिखा हुआ है कि एक जो क्रिमिनल वॉर था, एक क्रिमिनल वॉर हुआ था, उसके अंदर इन्होंने क्या किया था? अपना कंट्रीब्यूशन किया था मार्च 1854 में। मार्च 1854 के अंदर इनकी जो कंट्रीब्यूशन है, इनका जो नर्सिंग, इनका जो केयर है, उसको देख के उसी की वजह से नर्सिंग जगत की ये एक सबसे मुख्य पर्सनालिटी बनी थी, एक चीफ पर्सनालिटी बनी थी। और इसी की वजह से जो है हम इनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न कहते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब एक क्रिमिनल वॉर हुआ था उस समय कितने ही ऐसे विक्टिम्स थे या ऐसे निर्दोष जन थे, तो कि चाहे बच्चे थे, चाहे बूढ़े थे, चाहे लेडीज थी, चाहे वो नॉन प्रेग्नेंट हो, चाहे वो प्रेग्नेंट हो, बुजुर्ग हो, चाहे वो जवान हो, जितने गिरे थे इन्होंने बिना किसी कास्ट को देखे, बिना जेंडर को जज किए, बिना किसी जजमेंट के, बिना पार्शलिटी की हर एक की सेवा वहां पे इन्होंने की थी। अगर उस समय लाइट नहीं थी तो उन्होंने लैंप का इस्तेमाल करके उन्होंने 300 से ज्यादा जाने वहां पर बचाई थी। इस वजह से हम उनको लेडी विद द लैंप कहते हैं। हम आप लोगों को एक जो हम जब एक फ्लोरेंस नाइटिंगेल का पिक्चर देखते हैं तब हम देखते हैं कि उनके हाथ में एक लैंप होता है और हम उनको लेडी विद द लैंप। अब हम बात करते हैं मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के बारे में। अच्छा दोस्तों, जब आप एक हॉस्पिटल में काम करते हो ना, तब आपको क्या होता है कि रिकॉर्ड और रिपोर्टिंग के बारे में बिल्कुल पता होना ही चाहिए। रिकॉर्ड और रिपोर्ट जो है एक ऐसी चीज होती है कि जो कि आपको एविडेंस रखती है कि आज आगे चलकर आपके ऊपर कोई लीगली एक्शन ना उठा सके। आपके पास में सारे सबूत हो कि मैंने किस पेशेंट को किस डे किस समय आप हमने उसका ट्रीटमेंट किया। इसीलिए हम जो है मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें देखो ओपीडी रिकॉर्ड्स होते हैं। रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। रिपोर्ट जो होती है आप पर्टिकुलर पेशेंट की जो जानकारी है कि उसको क्या है क्या नहीं है वो सब लिखते हैं। और रिपोर्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, कि जब आप पेशेंट के अंदर कोई चीज कर लेते हो या फिर इस पेशेंट का हमने पर्टिकुलर इस दिन हमने इसका एडमिशन कराया था और पर्टिकुलर इस दिन हमने उसका जो है क्या कहते हैं डिस्चार्ज किया था। तो
फ्रॉम द ओरिएंटेशन मीन्स एडमिशन टू द टर्मिनेशन, यानी उसका जो डिस्चार्ज है वहां तक का जो प्रोसेस है पूरा, जब एक फाइल फॉर्मेट आप एक रिकॉर्ड के अंदर रखते हो, वो रिकॉर्ड सारी चीजें हमारी किसमें आती है, MRD के अंदर आपको देखने को मिलती है, जिसमें हम OPD यानी आउट पेशेंट रिकॉर्ड जो है वो कितने रखते हैं, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड 5 साल तक रखते हैं, इन पेशेंट डिपार्टमेंट हम कितने रखते हैं, 10 साल तक के रखते हैं। मेडिको लीगल एक्ट, मेडिको लीगल यानी पर्टिकुलर आप किसी भी पेशेंट की, चाहे आप MTP करा रहे हो या फिर आप किसी पेशेंट को यूथनेशिया, इच्छा मृत्यु जो कहते हैं, वो इस्तेमाल हुई जा रही है। यूथनेशिया भी जो है बच्चों 2 प्रकार से होती है। का मतलब क्या होता है, हमारे 2 वर्ड्स में हम इसको देखते हैं। दैट इज, सबसे पहले जो होती है इच्छा मृत्यु जो होती है, वो आप क्या कर देते हैं कि पेशेंट ने कहा है कि अब उसको जीने का कोई जरूरत नहीं है। मेक श्योर ये लीगली नहीं है, लेकिन आजकल इतना यूज नहीं होता, लेकिन पहले के समय में होता था कि क्या होता था कि जब एक यूथनेशिया कराना होता था, अगर कोई पेशेंट है उसको कोई ऐसी भारी डिजीज है, चाहे वो HIV से पीड़ित है या इतना सड़ रहा है या उसको कोई कैंसर है या ऐसी एक बेनिन ट्यूमर है उसके अंदर या मैलिग्नेंट ट्यूमर है उसके अंदर, तो उस समय क्या होता था ना कि उसका जीने का ही मन कर बंद कर देता था कि अब मुझे और नहीं जीना है, क्योंकि उसको जीने से ज्यादा मरना पसंद था, क्योंकि वो उसकी डिजीज इतनी फैल चुकी थी बॉडी के अंदर कि अब उसको जीना ही पसंद था, ना खाने में मन लगता, ना सोने जीने में। तब उस समय उसको यूथनेशिया, दैट मीन्स कि इच्छा मृत्यु दी जाती थी। इच्छा मृत्यु दी जाती थी तो दो तरीके से दी, एक तो पेशेंट की फैमिली कंसर्न का इस्तेमाल करके कि फैमिली जो है वो चाह रही है कि आप उसको कर दो, तो आप उसको पर्टिकुलर कोई ड्रग इंजेक्ट कर देते थे या फिर मेडिकेशन जो है वो इंजेक्ट कर देते थे, जिसके थ्रू पेशेंट जो है कुछ समय में धीरे धीरे अपने आप मरने लग जाता था एंड डेथ हो जाती। और दूसरा जो टॉपिक है, दूसरी जो कंडीशन है, उसके अंदर क्या कर देते थे, मान लो कि किसी पेशेंट को कैंसर है और उसके लिए ना कीमोथेरेपी चल, पेशेंट को क्या है, कैंसर है और उसको क्या चल रही है, कीमोथेरेपी। अब वो कीमोथेरेपी के अंदर वो क्या कर देता है कि वो पेशेंट जो है वो थेरेपी बचने के लिए क्या करता है, वहां पे कैंसर से कीमोथेरेपी होती है, अब वो क्या कर देता है, उस पेशेंट को मारना है, अब पेशेंट को मरना है, तो अब हम यूथनेशिया के थ्रू क्या कर देंगे, उसका डोज जो है वो बिल्कुल बंद कर देंगे। यानी कि डोज जो है हम क्या कर देंगे, उसका स्टॉप कर देंगे। डोज स्टॉप करने का मतलब होता है यहाँ पे कि हम उसकी जो पर्टिकुलर क्या कहते हैं डोज है उसको बंद कर दिया, यानी कि धीरे धीरे अब वो अपने आप मर जाएगा, उसको पर्टिकुलर समय पे पर्टिकुलर दवाई नहीं मिलेगी तो वो वैसे ही मर जाएगा, जी के उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन यूथनेशिया ऐसा कोई आजकल के हम देखते नहीं है, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी होती है। और आजकल तो कितने भी घर में बड़े बुजुर्ग क्यों ना हो, कितनी बीमारी क्यों ना हो, क्या कहते हैं हम घर पे सेवा कर लेंगे, लेकिन ऐसा के तो सोचा कि ये कितना निर्दयता हो जाती थी कि मार देते थे। खैर ये सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। वी आर अ नर्स एंड वी आर नॉट एबल टू जज एनीवन, वी आर नॉट अलाउड टू जज। ठीक तो इसके बाद में देखते हैं हम क्या ले रखा है यहाँ पे, हमारा एक वर्ड है मेडिको लीगल केसेस। मेडिको लीगल केसेस अलग अलग आते हैं, उसके अंदर हमारे 15 जो साल तक के रिकॉर्ड है हम उसको सेव रखते हैं, ताकि एज ए नर्स एज ए डॉक्टर आपके आगे चल के आपके हॉस्पिटल पे, आपके क्लिनिक पे, आपके किसी भी जो नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, केयरिंग इंस्टीट्यूट है, उस पर किसी प्रकार का कोई लांछन ना लगा सके। अब हम बात करते हैं कोर्ट जो की चीज है हमारे पास में क्या है, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस का मतलब क्या होता है, लामा। अभी की मतलब पेशेंट जो है क्या करेगा, एडमिट हुआ, उसको वहां पे पसंद नहीं आया और उन्होंने बिना डिस्चार्ज लिए, बिना हॉस्पिटल की जो फॉर्मेलिटीज हैं उसको पूरा किए, वो पेशेंट जो है वहां से जब चला जाता है तो वो आता है, दैट्स कम अंडर द लामा और लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। ये जो चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए, लामा के बारे में पता होना चाहिए, मेडिकल रिपोर्ट्स क्या होता है, IPD का मतलब क्या होता है, OPD का मतलब क्या होता है, और आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, इन पेशेंट डिपार्टमेंट, ये सारे जो वर्ड्स है आपको पता होने चाहिए।
मेडिको लीगल जो केसेस होती हैं वो क्या होती हैं आपको मालूम होने चाहिए। अब हम देखते हैं रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन के रेगुलेटरी बॉडी ऐसी कौन कौन से इंस्टीट्यूट है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स है जो कि आपकी नर्सिंग प्रोफेशन है उसको अपडेट करती है, उसको ट्रेंड करती है। हमारी नई नई नर्सेज जो हर साल तैयार हो रही हैं आपकी जैसी, वो नर्सेज जो है वो कैसे तैयार होती हैं, कौन कौन सी जो रेगुलर बॉडीज है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। आइए पढ़ते हैं। Nursing regularity body are also known as professional association, which are responsible for the licensing of the nurse within the respective tertiary। यानी कि वो क्या करती है, नर्सेस को तैयार करती है। उसका दूसरा नाम कौन सा होता है, मेक श्योर आपको पता होना चाहिए। रेगुलरिटी का जो दूसरा नाम है वो क्या है, दैट इज प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन का मतलब होता है कि प्रोफेशन, जो प्रोफेशनल कोर्स आप लोग कर रहे हो, जो आप एक प्रोफेशन में आए हो, वो कोर्स का एसोसिएशन, एक ऐसा एसोसिएशन, ऐसा इंस्टीट्यूट जो होता है वो आपको क्या करता है, नर्स बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल लाइसेंसिंग प्रोवाइड करता है कि हाँ मेरी जो ये नर्स है इसने 3 साल का एएनएम का कोर्स किया है, 3 साल का जीएनएम किया है, या 4 साल की बीएससी नर्सिंग का कोर्स किया है। दे आर सर्टिफाइड नर्स और लाइसेंस्ड नर्स होती है। जब आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हो आपको एक लाइसेंस मिल जाता है to practice in an hospital or in an institute that are particular in their respective tertiary। आप अपने particular जो tertiary respective जो areas है, particular state districts है, उसके अंदर आप कैसे एज अ नर्स काम कर सकते हो, ये सारी चीजें जो है हमारे को रेगुलरिटी बॉडी जो है प्रोवाइड कराती है, लाइसेंस प्रोवाइड कराती है। इसके बाद में कुछ हमारे सामने है जिसमें इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स, द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारी रेगुलरिटी बॉडी एसोसिएशन है वो है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज। इसका मतलब क्या होता है कि जो है ना ऐसी रेगुलरिटी बॉडीज जो है वेरियस वेरियस जो रेगुलरिटी बॉडीज है उनके अंदर आती है, एक तो आईसीएन आती है, दूसरा आपके आईएनसी आती है, तीसरा आपके टीएनएआई आती है, एसएनए और एसएनआरसी आती है। आइए हम पर्टिकुलर एक एक के बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि प्रभु इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग जो है इसके अंदर आपको पिंक जो नर्सिंग क्लासेस हैं इसमें आपको 2 साल का एएनएम का कोर्स, 3 साल का जो है जीएनएम का ड्यूरेशन जो कोर्स है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है विद द बेस्ट फैकल्टीज, विद एवरी नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको अच्छा कंटेंट पढ़ने को मिलता है। एज अ नर्स बनने के लिए आपको अच्छे से ट्रेंड किया जाता है। क्लिनिकल बेस पे एक नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, थियोरेटिकल बेस पे आप कैसे पढ़ा सकते हैं, तो ये सारी जो चीजें हैं आपको प्रभु इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग के अंदर एएनएम जीएनएम करने से पता चल सकता है। और इसका जो कोर्स का जो फीस है, एएनएम जो 2 साल की है उसका है ना 75,000 से घट कर मात्र 1 साल की फीस है 45,000 रुपए। और वो 45,000 में आप एएनएम का 1 साल का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है, उसकी 1 साल की मात्र फीस है 45,000 रुपए। और जीएनएम के जो 3 साल का कोर्स है उसमें से पर ईयर पर एनम जो आपका कोर्स का फीस रहेगा वो 90,000 से घटकर 65,000 तक की। तो मेक श्योर यू नो दैट। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे आईसीएन इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग के बारे में। इसकी जो जानकारी थी वो हमारी जो फाउंडर, किसने आईसीएन का फाउंडेशन किया, तो मेक श्योर ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है, इसके बारे में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जो लिख रखा है, इट वाज फाउंडेड इन 1899 बाय मिस्टर बेडफोर्ड फेनविक। इसने दिया था बेडफोर्ड फेनविक ने, इन्होंने जो है इसके बारे में फाउंड किया था, इसको फाउंड किया था। इसके बाद में है आईसीएन इज अ फेडरेशन
ऑफ नेशनल नर्सिंग एसोसिएशन। ये क्या है कि एक फेडरेशन है जो कि किससे जुड़ी हुई है, नेशनल नर्सेस एसोसिएशन से जुड़ी हुई है। ICN is the functional is more than 8 ICN is the function in more than 128 countries। 128 देशों से ज्यादा जो है इसकी फंक्शनल जो है इंटरनेशनल इज ऑब्वियसली नोन एज इंटरनेशनल। नाम से पता चल रहा है कि ओवर द वर्ल्ड वाइड जो है ये चीज आती है कि मोर देन 1 कंट्री और मोर देन 10 कंट्री, मोर देन 100 कंट्री नहीं, मोर देन 128 कंट्रीज से ज्यादा आपको ये जो है आईएनसी के बारे में आप आईएनसी जो है वो करती है। आईएनसी जो है वो बहुत सारी नर्सेस को ट्रेन करती है, वो आपको पर्टिकुलर बेसिस के ऊपर समझाती है कि आपको एज अ नर्स लाइसेंस होना चाहिए। फिर आप जब ट्रेनिंग करते हो तो आईएनसी का आईसीएन जो है उसका आपको सर्टिफाइड नर्स बन जाते हो आप। नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है आईएनसी। ये भी एक रेगुलेटरी बॉडीज होती है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई गई है, भारत की सरकार द्वारा चलाई गई है। और इसकी जो डिपार्टमेंट है, किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये डिपार्टमेंट है जिसके अंतर्गत हमारा आईएनसी आता है वो कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके अंतर्गत जो है हमारी आईएनसी जो क्या कहते हैं आईएनसी जो है उस किस डिपार्टमेंट के अंदर आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली डिपार्टमेंट के अंदर ये आपको देखने को मिलती है। उसके बाद में देखते हैं हम कि कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द सेक्शन 3(1) आर्टिकल ऑन इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1947 ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के जो नर्सिंग काउंसिल एक्ट है जो कि 1947 के अंदर बना था, उसी के जो सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 3 आर्टिकल 1 के अंदर ये चीज आपको कॉन्स्टिट्यूट मिलती है, कॉन्स्टिट्यूटेड मिलती है। और आईएनसी जो स्टेब्लिश हुई थी, कब हुई थी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ नर्सिंग फाउंडेशन के आईएनसी का जो स्थापना एस्टेब्लिशमेंट है वो किस ईयर में हुआ था, तो 1949 के अंदर इसका जो है आपको एस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी TNAI, द ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये जो है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और ट्रेंड नर्स का एक एसोसिएशन है जो कि 1922 के अंदर हुआ था। लाइसेंस कराता है आपको, पर्टिकुलर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने रोल, रेगुलरिटीज के बारे में बताता है, अंडर एक लीगल कॉन्स्टिट्यूट में आता है। ये सारी जो चीजें हमारे को याद रखना है कि ये जो है हमारी जो है वो 1992 के अंदर हुई थी और इसमें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और ट्रेंड नर्स एसोसिएशन के अंदर ये आती है। अब हम एक चीज के ऊपर आते हैं, दैट वाज द ऑनलाइन बैच। जो आप बैच अभी पढ़ रहे हैं, जिस बैच के अंदर आप ये लेक्चर देख रहे हैं, कितना किफायती है। बच्चों सोचो 200 रुपए 300 रुपए आप एक दिन के खर्च कर देते हो, तो क्या आप अपने भविष्य को सुधारने के लिए आप ऑनलाइन बैच नहीं कर सकते? तो देखो, हमारा जो एएनएम का ऑनलाइन बैच है वो मात्र 215 रुपए के अंदर मंथली आपको पूरा सिलेबस जो है वो प्रोवाइड कराता है। मंथली इसका सब्सक्रिप्शन मात्र 215 रुपए है। आप जहाँ नेटफ्लिक्स के, अमेजन के, प्राइम के सब्सक्रिप्शन लेके अपना दिन भर का टाइम वेस्ट करते हो, वहां अगर जब आप पिंक का ये ऑनलाइन बैच खरीदते हो, और अगर जीएनएम की भी बात करें हम, तो 266 रुपए के अंदर आपको जो है जीएनएम का ये कोर्स भी मिल जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि आपको जो है पर्टिकुलरली आपका पूरा सिलेबस सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट, टॉपिक वाइज आपको मिलता है विद द बेस्ट फैकल्टीज एंड प्योर इंग्लिश में आपको जीएनएम पढ़ाई जाती है। जीएनएम जो है काफी जगह मैंने देखा है कि हिंदी में पढ़ाते हैं, लेकिन नहीं, पिंक जो है इस चीज को प्रमोट करता है कि आने वाली जो नर्सेज है उनको बेसिक इंग्लिश से लेके एडवांस इंग्लिश तक के सारे टर्म्स आने चाहिए, सारी चीजें आनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते तो आप अपनी पढ़ाई छोड़ दो, नहीं, आप अपने घर पे मात्र 266 रुपए और 215 रुपए में एएनएम और जीएनएम जो कि ड्यूरेशन रहता है 2 साल का, 3 साल के कोर्स का, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। Make sure you know about that. Thank you so much. Next we further study about SNA.
एसएनए के बारे में हम पढ़ते हैं, तो वो स्टैब्लिशमेंट हुआ था इनका 1929 के अंदर, और एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेंड एसोसिएशन ऑफ नर्सिंग के द्वारा ये किए थे। एनुअल कॉन्फ्रेंस क्या होती है, यानी कि पर्टिकुलर हर ईयर पर ईयर इनकी जो है कॉन्फ्रेंस होती है, मीटिंग होती है। ट्रेंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये जो है आपको पर ईयर जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये जो चीज है ध्यान रखना है कि ये ऐसे एसोसिएशन से, ऐसे डिपार्टमेंट है जो कि क्या करती है कि बड़े लेवल के, उच्चतम लेवल के ऊपर से जो है अपने पूरे नर्सिंग के जो जगत है उसकी कोचिंग्स है, क्लासेस है, आपके पर्टिकुलर जो रेपिटेटिव क्लासेस है उनके बारे में ये आपको सिखाती है कि कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज प्रोटोकॉल्स, नए नए जो प्रोग्राम्स है उनके बारे में जो है हमारे को बताया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस ईयर में और क्या जो है ये टॉपिक चालू हुआ था, तो एक बार हम देख लेते हैं इसके बारे में। यानी कि हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि 1942 के अंदर एएनएम का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। जीएनएम जो है वो 1943, 1946 के अंदर बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, द मास्टर्स इन नर्सिंग, मास्टर्स इन साइंस, ऑनर्स टू नर्सिंग जो हुई थी 1959 के अंदर, 1963 के अंदर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, 1986 के अंदर मास्टर्स इन फिलोसफी, एंड 1992 के अंदर पीएचडी जो है वो स्टार्ट हुई थी। कहाँ हुई थी? सबसे पहले जो चीजें हमारे को याद रखनी है, दिल्ली का एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, दैट इज रैक और रेकॉन। अब व्हाट इज रैक और रेकॉन? तो राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग कहाँ की? हमारी जो दिल्ली है वहां। इन्होंने जो है हमारे जो एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, एमफिल, एम फार्म, सॉरी एम एमएससी नर्सिंग, इन सब की जो चीजें हैं उन्होंने जो कोर्स है वो उन्होंने स्टार्ट किया था। पर्टिकुलर किस ईयर में कौन सा कोर्स स्टार्ट हुआ था, तो मेक श्योर आपको ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि 1942 में एएनएम, 1943 में जीएनएम, 1946 में बीएससी नर्सिंग, 1959 में एमएससी नर्सिंग, 1963 में पोस्ट बेसिक नर्सिंग, 1986 में मास्टर्स ऑफ फिलोसफी, और एम 1992 के अंदर पीएचडी। ये सारे कोर्स जो है इस्तेमाल हुए थे। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये क्लास मजेदार लगी होगी, आपको चीजें समझ में आई होगी। ये पर्टिकुलर वर्ड्स जो है आपको याद करने ही पड़ेंगे कि कौन से ईयर में कौन सा होता है। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नर्सिंग फाउंडेशन की। थैंक यू सो मच।